जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गद्य खंड के पहला चैप्टर बातचीत जो है उसका फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। पूरे चैप्टर का निचोड़ आपके पास आएगा। ये वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो इस वीडियो के जरिए आप जितने भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं वो सारा प्रश्न बनेगा। इसके जस्ट बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा। केवल आपने इसको ध्यान से देख लिया, जो बातें आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको अगर आपने देख लिया तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। जस्ट इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे। तो बिना देरी के आज के जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो गद्य खंड है, गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है बातचीत, इसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। और एक बैच हमने स्टार्ट किया था शिक्षक दिवस के अवसर पर, जिसका नाम जुनून बैच रखा था, जो कि बिल्कुल फ्री है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे इस चैनल को 4G मैथमेटिक्स क्लासेज को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दो चैनल का लिंक मिलेगा। एक टेलीग्राम चैनल है, एक व्हाट्सएप चैनल। उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा और इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम देने जाओ तो किसी प्रकार का आपके दिमाग में कोई टेंशन न रहे। ठीक है। सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास, सही वक्त पर करवा देंगे हदों का एहसास। कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे, कुछ तालाब खुद को समंदर समझ बैठे हैं। आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय के बारे में जानते हैं। और यहां से बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है भर भर के आता है। बहुत ज्यादा प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय की बात करेंगे और इत्मीनान से। इनका जो जन्म याद करने का सिंपल तरीका, बाल की चाल जून से जुलाई तक, यानी जन्म जून में होता है और मृत्यु जुलाई में होता है। ठीक है, बाल की चाल जून से जुलाई तक। एक वीडियो अलग से आपको मिलेगा। ये जो हिंदी है दिगंत भाग 2, इसके जितने भी लेखक हैं उनके जन्म मृत्यु याद करने का एक ट्रिक आएगा, उसको भी आप देखिए। उसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और उसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। और आप सब भी बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। जहां पर लगे कि हम आपसे पूछना चाहते हैं तो आप उसको रिपीट जरूर करिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर बाल कृष्ण भट्ट का जीवन परिचय के बारे में जानना चाहते हैं, तो बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो कब हुआ है भैया? कब हुआ है? 23 जून 1844। और उनका निधन जो है 20 जुलाई 1914। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है। उनका निवास स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है। इनके माता पिता का जो नाम है, माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। और पिताजी जो है व्यापारी थे। पिताजी क्या थे? व्यापारी थे। आगे बढ़ा जाए। देखिए, उनके शिक्षा और पेशेवर जीवन से जो उसमें इंपॉर्टेंट बात था उसको हमने एक सब टॉपिक बना करके आपके सामने लाया है। आप देखे होंगे कि उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है किस भाषा में हुई है? संस्कृत। उनकी माता जो जी थी पार्वती देवी, वो सुसंस्कृत महिला थी। उन्होंने ही बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के लिए लालसा जगाया। तो बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने के लिए लालसा किसने जगाया? उनके माता पार्वती देवी ने। तो इनका प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुआ था? संस्कृत में हुआ था, संस्कृत। और उन्होंने 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में क्या दिया था? एंट्रेंस की परीक्षा। तो यहां से भी प्रश्न आपको मिलता है कि एंट्रेंस की परीक्षा कब दिए थे बालकृष्ण भट्ट? तो कब दिए थे? 1867 में। किस स्कूल से दिए थे? तो प्रयाग के मिशन स्कूल से दिए थे। और फिर 1869 से 1875, यानी 1869 to 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन यानी वहां पर पढ़ाया, शिक्षक के रूप में कार्य किया। कब से कब तक किया भैया? तो 1869 से 1875 तक। और 1885 में प्रयाग के सीएबी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन। फिर उसके बाद 1885 में कहां पे पढ़ाए हैं? सीएबी स्कूल में। सीएबी स्कूल कहां पे है? तो प्रयाग। और वहां पे किस विषय को पढ़ाया उन्होंने? संस्कृत को पढ़ाया, राइट। 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में, प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। लेकिन उग्र स्वभाव के कारण, उनका जो स्वभाव था उग्र स्वभाव के कारण उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। और उसके बाद जो है वो पूरी तरीका से लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। पूरी तरीका से किस पर निर्भर हो गए? तो लेखन कार्य पर निर्भर हो गए। आगे बढ़ा जाए। देखिए, रचनात्मक सक्रियता, इसमें भी हमने उन्होंने क्या क्या किया है उसको अलग ढंग से मैंने यहां पर आपको प्रस्तुत किया है।
देखिए यहां पर क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से सन 1877 हिंदी वरनिधि सभा, कौन सा सभा जी, हिंदी वरनिधि सभा द्वारा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका उन्होंने निकाला। तो कौन से मासिक पत्रिका निकाला भैया, हिंदी प्रदीप। कई बार प्रश्न आपके पास आया, कब से निकालना शुरू किए, तो 1877 से। और कितने वर्षों तक निकाले भाई, तो 33 वर्षों तक इसको उन्होंने निकाला। ठीक है, आपका इस वीडियो ये जो पैनल स्लाइड है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पर लिखा होगा डायरेक्ट पैनल लिंक, वहां से इसका लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, उसका जो उन्होंने विभिन्न सामाजिक, साहित्यिक और नैतिक और राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखे। 1881 में वेदों की समीक्षा की थी। तो उन्होंने वेदों की समीक्षा कब की थी भैया, उन्होंने वेदों की समीक्षा जो है 1881 में किया, वेदों की समीक्षा। और 1886 में एक श्रीनिवास दास थे, उनका नाम, पूरा नाम लाला श्रीनिवास दास था, लेकिन आप केवल श्रीनिवास दास याद रखो। तो श्रीनिवास दास की एक पुस्तक थी संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर, और उसकी आलोचना भी की थी। यानी कि आपको मैं क्लियर कट आपको समझा दूं कि संयोगिता स्वयंवर के लेखक लाला श्रीनिवास दास है, और उसकी आलोचना करने वाले कौन है भाई, बालकृष्ण। मैं आपको बता दूं कि आलोचना मतलब क्या होता है। आलोचना किसी धर्म ग्रंथ को पढ़ करके, किसी किताब को पढ़ करके उसके गुण दोष को बताना क्या कहलाता है, आलोचना। और जो व्यक्ति इस काम को करता है उसे आलोचक कहते हैं। यहाँ पे कोई डाउट नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विशेष रचनाएं उन्होंने क्या क्या किया है, तो इसको हम अलग से आपको समझा देते हैं। लेकिन उन्होंने लगभग कितने निबंध लिखे थे, लगभग उन्होंने 1000 के आसपास, मोटा मोटी 1000 निबंध लिखे थे, और उसको भट्ट निबंधमाला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित। इसमें से 100 जो था वो प्रमुख था। कितने प्रमुख है जी, 1000 तो लिखे हैं, लेकिन 100 बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनसे उनको प्रसिद्धि मिली है। तो 1000 लिखे हैं, और जिसको भट्ट निबंधमाला के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किए हैं। और इस 1000 में से 100 जो क्या है, वो अति महत्वपूर्ण निबंध, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर रचनाएं हम लोग देखेंगे, तो उनकी प्रमुख रचनाएं, तो उन्होंने उपन्यास लिखा। क्या लिखा भैया, उपन्यास। पहला उपन्यास क्या है उनका, रहस्य कथा। क्या है जी, रहस्य कथा। नूतन ब्रह्मचारी, सवाजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब क्या है, किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया उपन्यास। उन्होंने नाटक भी लिखा है। तो नाटक में आपको बता दे कि पद्मावती, आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा कि पद्मावत, कौन सी जी, पद्मावत जो है उसको मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखा है, लेकिन उस पर उन्होंने नाटक किसने प्रस्तुत किया है, बालकृष्ण भट्ट। तो पद्मावती नाटक है जिसको लिखा किसने है, बालकृष्ण भट्ट ने। ओके, उसके बाद किरार तर्जुनिया है, बेनी संहार है, शिशुपाल वध है, शिशुपाल वध है, नल दमयंती, इसको दमयंती स्वयंवर कहा जाता है। तो वहां पर आपने देखा कि संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता श्रीनिवास दास, संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास। तो संयोगिता स्वयंवर को याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं 100 याद रखिए। क्या याद रखिएगा, 100 श्रीनिवास दास संयोगिता स्वयंवर, या संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास, यानी 100 से आपको ये बात याद आएगा कि जब भी यहां पे कंफ्यूजन होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड 2 नाम है, एक नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट है, और संयोगिता स्वयंवर जिसके लेखक कौन है, श्रीनिवास दास। श्रीनिवास दास का पूरा नाम क्या था, और आप सब कमेंट करते रहिए, कमेंट भी आप लोग करिएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर देख लेते हैं शिक्षादान। शिक्षादान क्या है, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक है। शिक्षादान क्या है भाई, तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नाटक है। चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, मेघनाथ वध, यानी यहां पर एक और नाम रिलेट करता है, मेघदूत। तो मेघदूतम के जो लेखक है वो कौन है, कालिदास, लेकिन मेघनाद वध जो है तो कौन लिखा है, ये क्या है, नाटक। ठीक है, मैंने इसको अलग करके लिखा है कि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आते हैं जब क्वेश्चन बैंक आपको कराया जाएगा, और अभी इसके जस्ट बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने वाले हैं, वहां से आपको पता चलेगा कि केवल इसको अच्छे से देख लेने की वजह से इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएंगे।
देखिएगा और भी उनके नाटक है, कौन कौन है भाई? कटर सुमकी, एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी, भारत जननी, भारतवर्ष और कली, दो दूरंदेशी, एक रोगी, एक बैग, रेल का विकट खेल। ये प्रश्न तो कई बार पूछा भी है, रेल का विकट खेल किसका है? बाल विवाह। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें से बहुत सारा, जैसे रहस्य कथा है, ये पूछ चुका है, सौजान एक सुजान पूछ चुका है, हमारी घड़ी भी पूछ चुका है, सद्भाव का अभाव भी आप लोगों ने कई जगह पर देखा होगा, ठीक है, शिशुपाल वध, नल दमयंती, ठीक है, और इधर से जो है क्या है, दो दूरंदेशी, एक रोगी, एक बैग, रेल का विकट खेल। ये बोर्ड एग्जाम में कई बार इससे ऑब्जेक्टिव बना है, लेकिन मैं कहूंगा कि इन सभी चीजों को मैंने अलग अलग करके आपको लिख दिया है, तो कम से कम इसको 2-4 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, यानी कि आपको सफल होने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? किसी चीज पर समय देना। देयर इज नो मीनिंग ऑफ हार्ड वर्क विदाउट राइट मेथोलॉजी। सही तरीका से आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो मेहनत तो ज्यादा कर लेंगे, लेकिन सही तरीका नहीं होगा, राइट मेथड नहीं होगा, तो आप उसमें सफल नहीं हो सकते। और सफल होने के लिए आपको हम बताते हैं, किसी भी व्यक्ति को सफल होने के लिए 3 ई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने ई बाबू? 3 ई। पहला जो है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट आपको बहुत प्रभावित करता है, किस वातावरण में रहते हैं वो आपको मोटिवेट भी करता है, डिमोटिवेट भी करता है। जिस तरीका के परिवेश में रहेंगे वैसा आपको शिक्षा मिलेगा। दूसरा जो है एक्सपीरियंस, दूसरा एजुकेशन और तीसरा एक्सपीरियंस। पहला इन्वायरमेंट, दूसरा एजुकेशन और तीसरा एक्सपीरियंस। मैंने इन्वायरमेंट इसलिए बोला है कि मैं तो कहता हूं कि अगर आपको सफल होना है तो सफल लोगों के बीच में खड़ा हो जाइए, वो आपको धक्का मार मार करके सफल बना देंगे। यानी आपको अपने दोस्त जो है वो कैसे बनाने चाहिए? सफल बनाने चाहिए, ठीक है। आपको ऐसे, जब अगर आपको जीवन में चाहते हैं कुछ क्रांति लाना, तो उसके लिए आपको औरों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और दिन रात एक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप जीवन में वो हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना भी नहीं कर रहे हैं। और बड़ी खुशी है कब? जब आप सफल हो जाते हैं, जब आपको सम्मान देने के लिए आपके गांव समाज के लोग आते हैं और एक अलग नजरिए से देखते हैं, तो उस समय जो खुशी मिलती है, इन छोटे छोटे खुशी की वजह से, मैंने छोटे छोटे खुशी से बहुत ज्यादा उसमें खुशी आपको मिलेगा। तो आपको अगर बड़ा खुशी चाहिए तो छोटे छोटे खुशी को आपको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर के बड़ा खुशी आपके हाथ लगेगा, अन्यथा फिर जीवन तो खत्म हो ही जाएगा। चलिए, इस सब चीजों को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उन्होंने प्रहसन लिखा। उन्होंने प्रहसन कितने लिखे भाई? प्रहसन आपने सुना होगा कि कॉमेडी टाइप का होता है, लोग खड़े होकर के नाटक टाइप में प्रस्तुत करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? प्रहसन बोला जाता है। प्रहसन क्या है? लोग गा करके जोकराई करके नहीं प्रस्तुत करते, किसी बात को समझाते हैं और 2-3 आदमी रहते हैं उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को बोला जाता है प्रहसन। जैसे उसने लिखा कि जैसा काम वैसा परिणाम। मान लेते हैं कुछ लोगों ने इस तरीका का एक नाटक रूपी प्रस्तुत किया या बोल करके किसी तरीका से कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसा काम वैसा परिणाम। मैंने बोला था, देखिएगा अभी यही बात आपको अभी समझा दे रहे हैं, जैसा आप करोगे उसका रिजल्ट उसी वैसा ही ना मिलेगा जी। जैसा आप करोगे रिजल्ट कैसा मिलेगा? वैसा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो, नई रोशनी के बीच आचार विडंबना, ये क्या है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया क्या है? उपन्यास। क्या है जी? उपन्यास, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। तो उन्होंने अपने जीवन काल में, बालकृष्ण भट्ट जी ने कितने प्रहसन लिखे? मैंने आपको समझाया कि प्रहसन होता क्या है, तो उन्होंने कितने प्रहसन लिखे? आप सब रिपीट भी कर सकते हैं, कितने प्रहसन लिखे? 3। जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का बीच, आचार विडंबना। उन्होंने निबंध साहित्य में, अभी हमने आपको बोला था कि उन्होंने अपने जीवन काल में लगभग कितने, मोटा मोटी कितने निबंध लिखे हैं? 1000 निबंध लिखे हैं, जिनमें से 100, जिनमें से कितना? 100 से अधिक जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1000 तो लिखे हैं, सारा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 100 जो है अति महत्वपूर्ण है। उनके निबंधों में सामाजिक, भाई निबंध लिखते तो किन विषयों पर लिखते थे? तो उनके निबंध में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहन दृष्टिकोण देखने को मिलता था। मैंने आप सबको बोला था कि कल आप लोग लिख करके लाइएगा किस पर? अनुशासन पर, और बोला था कि कहीं से आपको देखना नहीं है। तो आपने लिखा होगा तो आपको पता चला होगा कि आपने कैसा लिखा, क्या आपके पास अंदर पहले से कितना स्टोर है उसके प्रति, उस टॉपिक के लेकर के कितना सीरियस है, ठीक है। तो उन्होंने, उनके निबंध में क्या क्या चीजें था जी? सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहन दृष्टिकोण देखने को मिलता है। और उनका लेखन न केवल समाज की समस्याओं को उजागर करता है, ऐसा नहीं है कि केवल समाज के समस्याओं का ही उजागर करता है,
बल्कि समाज को दिशा देने का भी कार्य करता है। एक लेखक जो है अपने लेखक शैली से एक समाज की दिशा दशा को भी बदल सकता है। समझ में आ रहा है? आप देख लोगे इनका जन्म जब कब हुआ था जी, 23 जून 1844, और मृत्यु कब हुई है? 20 जुलाई 1914। यानी कि आजादी से पहले इनका जन्म होता है और आजादी से पहले ये मर भी जाते हैं, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को इस लेखन शैली के बल पर अमर करते हैं कि नहीं करते? मरने के बाद भी जीवित है कि नहीं है? इसलिए मैं कहता हूं कि अगर मरने के बाद भी जीना है तो मरने से पहले कुछ लिख जाना या लिखने लायक कुछ कर जाना। या तो लिख जाओ, लोग पढ़ेंगे, या कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपके बारे में लिखें। यही दो रास्ते हैं, आप मरने के बाद भी याद रह जाओगे। दूसरा कोई रास्ता है जी? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने कितने निबंध लिखे? लगभग 1000 मोटा मोटी। उसमें से कितने महत्वपूर्ण है? 100 अति महत्वपूर्ण है। पाठ के बारे में, तो जो आपके पाठ का नाम है वो क्या है? अभी तक हम लोग लेखक परिचय उससे मेन बात जो है उसको पढ़ रहे थे। अब हम लोग पाठ के बारे में, पाठ के अंदर के बातों को समझेंगे। तो पाठ का नाम बातचीत, जो क्या है? ललित निबंध है, और कहीं कहीं पर आपको सिंपल निबंध मिल जाएगा। तो बातचीत क्या है? ललित निबंध या निबंध है। बातचीत क्या है जी? ललित निबंध। विषय वस्तु, इसके अंदर किसके बारे में चर्चा हुई है उसको मैंने अलग से लिखा है। इस निबंध में लेखक ने बातचीत दैट मीन्स संवाद, बातचीत का मतलब संवाद की महत्ता और उसकी शक्ति पर प्रकाश डाला है। इस वाक शक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि वाक शक्ति क्या है। उनका मानना है कि वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति, वाक शक्ति दैट मीन्स बोलने की शक्ति ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया एक महत्वपूर्ण वरदान है। एक महत्वपूर्ण वरदान है जो मनुष्य को जीवन और संबंधों में गहरा प्रभाव डालती है। यानी अगर आप बोल नहीं पाते, वाक शक्ति आपके पास नहीं होता, बोलने की शक्ति नहीं होती, क्या अपना दुख सुख अपना फीलिंग दूसरों को शेयर कर पाते? बता पाते? नहीं बता पाते। ठीक है, तो ये बाल कृष्ण भट्ट कहते हैं कि वाक शक्ति जो है ईश्वर के द्वारा दिया गया मनुष्य के लिए एक वरदान है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको ये पता चला कि सर इस पाठ का नाम क्या है? बातचीत। ये क्या है? ललित निबंध। और इसके अंदर किसके बारे में चर्चा हुई है मैंने इसके बारे में आपको बताया। आप लोग इसको ध्यान से लिखते भी चलिएगा जब आप पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने इसके अंदर वही सारे टॉपिक, वही सारे पॉइंट लेकर के आया है जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए। इसके अंदर आप देखोगे प्रमुख बिंदु है, किन किन चीजों की चर्चा हुई है इसके अंदर, उसमें से हमने मेन पॉइंट को क्या कर दिया है? अलग किया है। जैसे वाक शक्ति के महत्व पर उन्होंने बात किया है कि नहीं किया है? पहला तो उन्होंने इसी पर बात किया है, वाक शक्ति के महत्व पर। तो लेखक ने कहा है कि वाक शक्ति जो मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया या प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त मनुष्य के लिए वरदान के समान है। यह शक्ति संवाद के माध्यम से भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का क्या है? जरिया है। जरिया दैट मीन्स माध्यम, मीडियम। बिना संवाद के मनुष्य सामाजिक और मानसिक रूप से अकेला पड़ सकता है। यदि संवाद नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो समझिए कि सामाजिक रूप से और मानसिक रूप से आप अकेले पड़ जाओगे। बात समझ में ना? जिस तरीका से जानवर अकेले पर कहीं बांध दो, वो किसी दूसरे से अपना दुख सुख शेयर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि जैसे मानो कि एक मूर्ति के समान किसी कोने में बैठा दिए गए हो, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होगी। तब जब वाक शक्ति नहीं रहेगा तब। इसलिए बालकृष्ण भट्ट जी ने वाक शक्ति को ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया अनमोल शक्तियों में से एक शक्ति, इसको एक वरदान माना गया है। किसको? वाक शक्ति को। उसके बाद इसमें एक बात भी उन्होंने उदाहरण लिया है रॉबिन्सन क्रूसो को। वाक शक्ति को समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण लिया है किसका? रॉबिन्सन क्रूसो का। तो रॉबिन्सन क्रूसो वर्षों तक, यानी लगभग 16 वर्षों तक एकांत में रहा और मनुष्य का चेहरा नहीं देखा। तो जब चेहरा ही नहीं देखा है तो बात कैसे करने का? तो चेहरा नहीं देख पाया, और 16 वर्षों के बाद उसने एक व्यक्ति जिसका नाम क्या था? फ्राइडे। एक व्यक्ति फ्राइडे से बात की, तो उसने अनुभव किया कि संवाद ने उसके अंदर जमा हुआ मानसिक बोझ मानो भाप की तरह बन करके क्या हो गया? निकल गया। यह संवाद की शक्ति को दर्शाता है कि कैसे बातचीत एकांत और मानसिक बोझ को कम कर देता है। आपके अंदर किसी प्रकार के मानसिक तनाव है, जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो धीरे धीरे वो चीजें क्या होता है? वो हल्का लगने लगता है। तो जब भी आप टेंशन में रहोगे, देखिए कभी कभी बड़े बड़े एक्टर जो है गलत कदम उठा लेते हैं, तो क्या है कि अकेले सफल तो हो गए हैं, सामाजिक रूप से सफल हो गए हैं, लेकिन उनके जीवन में कहीं ना कोई अवसाद है,
लेकिन जब वो अकेले पड़ जाते हैं, जैसा कि आपने सुशांत सिंह राजपूत का केस देखा होगा, कई लोग मानते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया है, तो हो सकता है कि एकांत पड़े होंगे, किसी प्रकार के उन पर मानसिक दबाव होगा, बोझ होगा, और उस चीज को झेल नहीं पाए होंगे, लटक गए होंगे। हम लोग के मन में जब आपके मानसिक अवसाद रहेगा और अकेला में रहिएगा ना, तो तरह तरह के मन में विचार आएगा। इसलिए जब भी अवसाद में कोई टेंशन में रहता है तो उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो, इसके बाद 3 लोगों के बीच बातचीत, उन्होंने आपको बताई थी कि 3 लोगों के बीच बातचीत हुआ था, तो उसको उन्होंने क्या कहा था, अंगूठे में नग जैसी, अंगूठे में कैसे नग जैसी। तो लेखक के अनुसार 3 व्यक्तियों के बीच बातचीत सबसे प्रभावशाली है। सबसे प्रभावशाली कितने लोगों के बीच बातचीत है? 3, जिससे वह अंगूठे में नग के जैसे कह करके वर्णित किए हैं। उसको कैसा वर्णित किए हैं? अंगूठे में नग जैसे कह करके वर्णित किए हैं। यह संकेत करता है कि 3 लोगों के बीच संवाद का संतुलन बना रहता है। यानी कि जब भी अगर किसी के बीच में अगर बात करना है, कोई एग्रीमेंट करना है, तो कम से कम 3 आदमी को रखिए। ज्यादा रखिएगा तो बवाल हो जाएगा, ऊपर देगा मत दीजिए। किसी से कोई बात अगर लेने जा रहे हैं, चाहे किसी बात के लिए एग्रीमेंट करना चाहते हैं, तो एक तीसरा व्यक्ति को रखा जाता है, साक्ष्य के रूप में रखा जाता है ना। इसलिए यह कभी कहना चाहते हैं कि 3 लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो सबसे प्रभावशाली होती है, और उसको उन्होंने वर्णित किया है किस रूप में? अंगूठे में नग जैसे। और यह अधिक स्वाभाविक और सहज होता है। बातचीत में संतुलन और परस्पर समझ की भावना होती है। उसके बाद देखिए, 4 लोगों के बीच तो क्या हुआ भाई? तो 4 लोगों की बातचीत को औपचारिकता, जिसको फॉर्मेलिटी कहा गया, औपचारिकता, संजीदगी, गंभीरता बढ़ जाती है, और 4 से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत प्रायः औपचारिक होती है, और जिसे उन्होंने क्या किया था? राम रमौल। क्या बोला था उन्होंने? तो उन्होंने 4 लोगों के बीच को फॉर्मेलिटी, सादगी बोला है, और 4 से अधिक लोगों के बीच जो बातचीत हुई है उसको उन्हें राम रमौल कहा है। संवाद की गुणवत्ता घट जाती है। जब अधिक लोग होंगे ना, तो राम रमौल होगा, कोई ठोस बात नहीं होगी, इधर उधर की बात होगी। आप ऐसा एहसास करोगे जैसे आपके घर में 5-7 आदमी आ जाएंगे, तो देखिए गुड़ बात माने छेड़ा ही नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर बात होगा, इधर उधर के बात होगा। लेकिन अकेले 2 आदमी हो जाए तो बस सब गिला शिकवा शुरू हो जाएगा, मेन बात निकलेगा, 2 आदमी 3 आदमी बतियाने लगेगा। खास करके औरत जो है, कहीं बारात उरात में आई है, बारात उरात बीत गया है, तिलक उलक बीत गया है, तो अब वो लोग के बात सुनिए ना, खूब अच्छा लगता है। समझे? कि हाल ही में मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है ना, इसी साल के मैंने इस साल के नहीं, अगले साल के दिसंबर में। ठीक है, क्या क्या दोष गुण रहा है बारात में, तिलक में, का फुल्ट रहा है, वो सब चर्चा होता है बारात तिलक बीत जाने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए, विभिन्न व्यक्तियों के बातचीत। 2 बुजुर्ग जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करते हैं? तो ज्यादातर आपने भी देखा होगा कि जमाने की शिकायत करेंगे। तो 2 बुजुर्गों के संवाद में पुरानी यादें, उनके पास जो पुरानी यादें होंगी उसको ताजा करेंगे, उसको बताएंगे, और जमाने की शिकायत करेंगे, प्रायः सामने आती है। और पढ़े लिखे लोग जो है वो किसके बारे में? राजनीति के बारे में, सामाजिक चीज के बारे में, किसी लेखक के बारे में, जैसा कि किसके बारे में? शेक्सपियर, मिल्टन और स्पेंसर से बात होती है। और वृद्ध महिलाओं के बीच, बूढ़ी जो महिलाएं होती है, वृद्ध महिलाओं के बीच वो किसके बारे में बात होगा? महिलाओं के बीच प्रायः संवाद में आमतौर पर घरेलू समस्या के बारे में, घरेलू समस्या, और जैसे बहू बेटियों और बेटों से जुड़ी शिकायतें हुआ करती हैं। समझे? अब उन लोगों को बात करने में, यूरोप के लोगों में बात करने का इस तरीका का हुनर होता है। ये बढ़िया सब जाएगी, मान लेते हैं किसी घर चली गई है, और मान लेते हैं कि नया विवाह हुआ है, उसके घर नया पतोह आई है। अब उसके घर चली गए और एक पहले से पतोह है, तो जाहिर सी बात है जो अभी नया नया आई है वो कोई भी घर पे जाएगा तो ज्यादा रिस्पेक्ट वो करेगी। आप पहले से तो समझ गई है तो ज्यादा रिस्पेक्ट करेगी। मान लेते हैं माथा उथा झाड़ के बानून दी, तो ये जाएगी तो 2 जगह कहेगी, बाप रे फलनवा के पतोहिया ना बड़ी सुथर है, बड़ी करकसाई नहीं है, ओकरा से तो पटवे नहीं करता है, हम आए तबे समझ गए। इस टाइप के होता है कि नहीं होता है? तो 2 महिलाएं जब बात करती है, वृद्ध महिलाएं बात करती है, तो बहु बेटियों के गिला शिकवा होता है। राइट या रॉन्ग? राइट, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, उन्होंने इसमें चर्चा किया है बेन जॉनसन के बारे में। बेन जॉनसन अंग्रेजी विदेशी राइटर है। तो बेन जॉनसन के अनुसार, तो लेखक ने बेन जॉनसन के विचार को उद्धृत किया है, यानी कि लेखक ने इस पाठ में, बातचीत में, बेन जॉनसन के विचार को भी लिया हुआ है। विचार को उद्धृत करते हुए बताया है कि बातचीत के माध्यम से ही व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव का साक्षात्कार होता है। यानी जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका असली रूप का साक्षात्कार नहीं होता। मान लेते कौन जेंटलमैन पूरा टाई बेल्ट लगा करके और परफ्यूम मार करके बैठा हुआ है ना, और जब तक बोल नहीं रहा है, आप साइड से देख रहे हैं, तो आप उसके बारे में
मैंने होता ना कि सभ्य मनुष्य के रूप में उसको देख रहे हैं कि जेंटलमैन है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मान लेते हैं गलती से उसका पैर, आपका पैर उसके पैर में टकरा गया और कहा नारायण पर लौकत नहीं खे ना, तो समझ जा कि ठीक बा, बोला तो पता चला ना कि किस टाइप का है, अंदाजा लगाए कि नहीं लगाए। तो यही बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के असली रूप का साक्षात्कार होता है, व्यक्ति के स्वभाव का पता चलता है, व्यक्तित्व का पता चलता है, पर्सनालिटी का पता चलता है। उसमें और एडिसन का दृष्टिकोण का भी चर्चा उन्होंने किया है। तो एडिसन के अनुसार वास्तविक और प्रभावशाली बात केवल कुछ व्यक्तियों के बीच हो सकता है, लेकिन कुछ व्यक्ति नहीं, इसमें चर्चा हुई है कि केवल 2 व्यक्तियों के बीच हो सकता है। असल बातचीत कितने लोगों के बीच होगी? क्योंकि जब 2 व्यक्ति बात करते हैं तो अपने दिल को खोल करके रख देते हैं, पेचकस से क्या करते हैं, खोल करके रख देते हैं, पेचकस से नहीं खोलते हैं। अंदर की बातों को दिल के खोल करके रखना माने जो अंदर की बात है, गुण बात है, उसको प्रकट करने लगते हैं, सारा बात उसको बताने लगते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी ना, उसके बाद बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी को भी अगर बताना है तो तारीफ कर दीजिए, तारीफ समझते हैं, लेकिन अगर अपना कमी है ओकरा एकदम पेशेंस लगा के दाबे रहिए, कहिए मत तो हमसे ये गलती हो गया, चाहे मेरे से ये गलती हुआ है, कभी जिंदगी में मत कहिए, क्योंकि जब भी उससे अनबन होगी, और ये दुनिया का रीत है, हमेशा एक जैसा किसी के साथ रहने वाला अनबन होगा और उसका नेचर ठीक नहीं है तो आपके हर कमी को हर समय उजागर करेगा। तो इसलिए चाहिए कि हमेशा अपने, हाँ बड़ाई बताना है बता दीजिए, लेकिन अपने अंदर के कमी को दूसरे को मत बताइए, और खास करके पड़ोसी को तो मत बताइए। जब झगड़ा होगा तब हुए बतिया कहेगी, जानते की तरह के बाकी बा है ना, ऐसा बात कहेगी। तो कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अपने कमी को लोगों को नहीं बताना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें उन्होंने आत्मसंवाद, लास्ट में हम लोग बात समझेंगे, आत्मसंवाद उन्होंने बात किया। लेखक के अनुसार बातचीत का सबसे उत्तम तरीका, लेखक के अनुसार आत्मसंवाद है, अपने आप से, खुद से बात। जब व्यक्ति स्वयं से बातचीत करता है तो अपने भीतर की विचारों और भावनाओं को गहरा साक्षात्कार होता है। जब अपने से बात करोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे मेरे में कमी क्या है, मेरे अंदर वो ताकत है, मैं वो माने क्या कर सकता हूं, लेकिन आप करते नहीं है। कभी अपने से बात करके देखो, क्या मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं वो सही है, मेरे लिए आगे आने वाले समय मेरे को सफल बना सकता है, मैं अपने जीवन को सही से जी सकता हूं, आपको पता चलेगा। मैं आप सबको बता दूं, अगर आपको जीवन जीना है ना तो ध्यान दीजिएगा, एक कर्व हम आपको समझाते हैं। एक कर्व है, ये देखना, ये 2 कर्व हम बता रहे हैं। एक कर्व आपका ये वाला है, ठीक है, और यहां तक हम इसको सीमा दे देते हैं लगभग 25 वर्ष। कितना वर्ष दिए हैं? 25 वर्ष। ये 25 वर्ष एक ये कर्व है, और दूसरा कर्व ये है, ठीक है, दूसरा कर्व ये है, और यहां पर लिख देते हैं हम 25 वर्ष। अगर इस कर्व पे अब चलना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इस कर्व पर चलना चाहते हैं तो यहां से यहां तक लगभग 25 वर्ष तक कठिन परिश्रम कर लिए, तो इसके बाद वाला जीवन एकदम मस्ती में कटेगा। अब भैया हेजी से हेजी मस्ती कर लिए तो हेजी से हेजी एकदम कूदना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ अपने जीवन आपका पार घाट लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इस कर्व को फॉलो करिए, यहां से यहां तक अपने आप को तपा दीजिए, खपा दीजिए। छापा नहीं खपाना है ना, मेहनत करना है और छिल जाइए ना, बिछिल जाइए। और जब आले यार, इसका मतलब ये है कि यहां तक आप मेहनत करते हैं, आप सफल हो जाइएगा, अपने आप को स्टेबल कर सकते हैं। आपको बता दे, देखिएगा, ऑल प्रोग्रेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन। दुनिया में जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं, मैं अभी बोला ना कि ऑल प्रोग्रेस आउटसाइड द कंफर्ट जोन, दुनिया में जितने भी प्रोग्रेस हुए हैं वो कंफर्ट जोन से बाहर हुआ। आप चाहते हैं कि पूरा एकदम सोफा पर सोए सोए महान हो जाए, तो सोफा सोए सोए महान नहीं होगा, मोटा हो जाइएगा, ठीक है। खा पी कर सोइएगा तो क्या होगा? महान होने के लिए आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि ये कर्व आपको फॉलो करना चाहिए, राइट। चलिए उसके बाद देखो, 25 वर्ष तक कम से कम इतना मेहनत कर दो कि आगे का जीवन जो है आपका माने बेहद हो, सुखमय हो, और उसको एंजॉय करके मरो। और नहीं तो हाय हाय करोगे, 25 वर्ष तक मजा करो और उसके बाद हाय हाय कटोरा लेके ना। आजकल के युवा को तो समझाना क्या समझाए नहीं। अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए हैं तो क्या करिए, सबसे चीज क्या है कि प्यार को करिए। पढ़ाई और प्यार में अगर चुनना होगा तो किसको चुनिए? प्यार को चुनिए, और दोनों आदमी कटोरा लेके भीख मांगिए ना, यही करिए। और ना तो 25 वर्ष तक सबको छोड़ दो, 25 वर्ष तक क्या करिए, सबको छोड़ दीजिए और मेहनत करिए, और इसके बाद जीवन अपना सफल बनाइए। राइट या रॉन्ग? सही बात हमने बताया। अब देखो निष्कर्ष क्या है, तो बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने संवाद की शक्ति और उसकी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है।
तो बातचीत निबंध में बालकृष्ण भट्ट ने संवाद की शक्ति और उसकी विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है और उनके अनुसार संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है। संवाद का मतलब केवल शब्दों का आदान प्रदान है, ध्यान दीजिएगा। संवाद का मतलब केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां आपको अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए, आनंदमय बनाने के लिए चलने फिरने खाने की आवश्यकता है, वहां पर जीवन को अच्छे बनाने के लिए बातचीत भी उतना अति आवश्यक है। सही संवाद के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है, अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकता है और सामाजिक संबंधों को क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। किसी से अनबन हो गई हो, एकदम नॉर्मल भाव से उसके पास बैठिए, क्षमा मांगिए, क्योंकि ये जीवन जो है असीमित नहीं है, एक समय पर आपको जाना है। तो इस समाज में मत चाहिए कि मेरे वजह से किसी को दुख हो, और गलती से हो भी गया है तो माफी मांग लीजिए, संबंध को सही करने का प्रयास कीजिए। लेकिन कोनो ससुर आप माफी मांग लीजिएगा तो उसका उल्टा मतलब समझने लगता है। तो पहले वो कहकर समझिए कि कौना से माफी मांगना है। यानी मैं कहना चाहता हूं कि चरण उसी के पूजे जाते हैं जो पूजने योग्य है, जो पूजने योग्य है, पूजने लायक है। आगे बढ़ा जाए, देखिएगा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। ये सबसे ज्यादा बहुमूल्य क्या है, समय है। अगर आप समय की पूजा करोगे, दुनिया आपकी पूजा करेगी, क्योंकि ये रिटर्न आने वाला, ये वक्त यादें के रूप में रह जाएगी, लेकिन रिटर्न आने वाला नहीं है। इसलिए जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। चलिए, आज जो है हम लोगों ने इस पूरे गद्य खंड के जो पहला चैप्टर है इसको बहुत बारीकी से समझा, और इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को जब हम लोग करेंगे तो मजा आएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट समय में देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव को। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।